गुफ्तगू का आगाज करूंगा। फदील साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, फदील साहब जियो पॉलिटिक्स पर भी बड़ी अच्छी नजर रखते हैं और मैं देखता हूं कि बड़ी बेबाकी से आप सियासी नुक्ते नजर से बात करते हैं। पहला रिएक्शन फदील साहब आपका, कैसे आज के हालात को देख रहे हैं, वहां जो अफरा तफरी या जो भी हालात है कैसे देखते हैं? सबसे पहले अपडेट फदील साहब। देखिए मुमताज भाई, सीरिया में लड़ाकों का जाना और उनके लिए दरवाजा खोल देना, जितना खुशी जो है वहां के लड़ाकों को नहीं है, उससे ज्यादा मातम, यानी बशर अल असद की सरकार को जितना मातम है, उससे ज्यादा मातम आज इजराइल में मनाया जा रहा है। समझ रहे आप? सरकार जाने का जितना दुख बशर अल असद को होना चाहिए, उससे ज्यादा दुख इजराइल को है। इस बात का दुख है कि लड़ाई तो हुई ही नहीं। लड़ाई होती, समझ रहे क्या होता? टर्की आता सबसे पहले, और ये लोग जो अब कोई नहीं लड़ रहा है तो ये खुदे बम मार रहे इजराइल सीरिया पर, कि चलो तुम नहीं लड़ रहे तो हम लड़ लेते हैं। देखिए इनकी प्लानिंग क्या थी। इनकी प्लानिंग ये थी कि युद्ध में शुरू होता, फिर सीरिया आ जाता, सॉरी टर्की आ जाता, और टर्की है नेटो का देश। तो टर्की जब नेटो का देश है तो टर्की के सपोर्ट में अमेरिका आ जाता, कुछ ब्रिटेन और कुछ फ्रांस के और कुछ तमाम देश के छोटे छोटे। अब यूक्रेन छोड़ के लोग सबसे बड़ी लड़ाई बना देते सीरिया को, क्योंकि टर्की आ जाता तो सीधे अमेरिका आ जाता, फिर उसमें कोई इफ बट नहीं था। अगर ये लड़ाई शुरू होती तो आप समझिए कि फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होता। अब फिलिस्तीन का मसला बिल्कुल निर्णायक दौर पर खड़ा है, इस पार चाहे उस पार, और फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बन के रहेगा इंशाअल्लाह। और फिलिस्तीन के लोगों की 40 साल की मेहनत रंग लाने जा रही है। 40 साल की जो उनकी ख्वाहिश थी, जो जुल्म सहा है उन्होंने, उस पर से अब पर्दा हटने जा रहा है। और इसमें ईरान की सबसे, जिस तरह से ईरान शिया और सुन्नी की बात करके कि लड़ाई गई, वो सद्दाम हुसैन साहब का जमाना याद कर रहे हैं लोग, गद्दाफी साहब का जमाना याद कर रहे हैं। तब टाइम दूसरा था, तब इनका कोई सहारा नहीं था। रूस और चाइना तब नहीं था। अब रूस और चाइना हो जाने से अमेरिका और नेटो देश भी और इजराइल भी बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है। सबसे ज्यादा जिलानी जो, उसको खुशी कम और दुख इजराइल को ज्यादा है कि लड़ाई हुई क्यों नहीं। लड़ाई होती, इसी मुहाज पर हम सबको अटका देते और टर्की को भी कहने का मौका मिल जाता कि हम पहले, टर्की फर्स्ट है हमारे लिए। तो समझ रहे आप, टर्की फर्स्ट है, और जब टर्की आता तो टर्की के बहाने नेटो देश और अमेरिका और इजराइल चले आते, फिर लड़ाई यहाँ ईरान, रूस, चाइना भी हो सकता आ जाए, एक थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाती। उस वक्त फिलिस्तीन का मसला दब जाता, हिजबुल्लाह ने जितनी मेहनत की उसका मामला दब जाता, फिलिस्तीन की आजादी रुक जाती और सभी लोग लग जाते सीरिया को बचाने में। लेकिन सब कुछ पलट दिया ऐसा लग रहा है। वहां तो अंतरिम सरकार बनेगी अब, जो आपने पूछा, अब जितने दिन में बन जाए, हो सकता है 20 जनवरी के बाद बने, या हो सकता है कि बीच में कुछ हो जाए। इतना दुख जो है इजराइल को, इतना दुख। कभी कभी कोई चैनल में देख रहा हूं तो वो लोग ये चला रहे हैं कि असद साहब तो मारे गए, प्लेन क्रैश हो गया, उनके जहाज को उड़ा दिया गया। अरे भाई, तुम्हारा क्या नुकसान फायदा है उसमें? इतना झूठ बोल रहे, कहां से खबर ला दी है कि प्लेन क्रैश हो गया? कोई मामूली आदमी है क्या? और जो खबरें उसकी, रूस चले गए, पुरानी फोटो नहीं दिखाया जा सकता है क्या? क्या डिलीट हो जाती है? आजकल तो मोबाइल में फोटो खींच लीजिए, तो जब तक दूसरा मोबाइल चेंज नहीं कीजिएगा तब तक आपके पास फोटो रहेगी। आप चाहेंगे तो दूसरे मोबाइल में भी चली जाएगी। तो ये तो सब बातें हैं। और बशर असद साहब, हमको जो लगता है मुमताज भाई, कि असद साहब कहीं नहीं गए हैं, वो सीरिया में ही। बहरहाल उससे हम लोग का क्या लेना देना, वो कहीं रहे, सुरक्षित रहे, बस यही दुआ है हम लोग की। और
सबसे ज्यादा हंसी तो हमको इस बात पे आ रही है कि इजराइल के मचल रहा है इजराइल, इतना दुख कि ये लड़ाई हुई क्यों नहीं। वो नहीं बम मार रहे थे, खुदे बम मार दे रहे कि चलो भाई हम ही मार देते। अमेरिका, इजराइल एकदम, ईरान ने ऐसा कर दिया है कि ये लोग को गर्म तावे पे बैठा दिया है, बैठो इसी पर, तावा एकदम गर्म है। और ये कह नहीं पा रहे हैं कि तावा बहुत गर्म है, हम नहीं बैठेंगे। बेचारे बैठे हैं उस पर और जल रही है, जल रही है, बता भी नहीं पा रहे हैं कि हमारी जल रही है। तो गर्म तावे पर बैठा दिया है इनको, और बेचैनी इस हद तक पहुंच गई कि हमारा तो मंसूबा ही फेल हो गया। उनको तो डर लग रहा है कि जिलानी भी ना उनका ही आदमी निकले, हमास का ही आदमी ना निकल जाए। क्योंकि हमने सुना था कि इसमें अल कायदा और अफगानिस्तान के लड़ाके भी लड़ रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों ने जिस मंसूबे के तहत सीरिया में भेजा और वो पहले ही से सब तय करके बैठे। क्योंकि उनको इतना बड़ा जो दुनिया में काम कर रहा है उसको तो हर चीज की जानकारी होगी ना। अब ईरान, आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब तो इतने सीनियर हैं और इतनी बड़ी, अमेरिका से पूरी जिंदगी वो अमेरिका से लड़ते रहे, पूरी जिंदगी, दूसरा कोई मकसद ही नहीं था। और उसी लड़ाई के चलते आज ईरान पूरे मिडिल ईस्ट का लीडर बन के निकला, ताकतवर बन के निकला। और शिया सुन्नी का जो खेल इन लोगों ने शुरू किया था, आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब ने उसको पस्त कर दिया। शतरंज की यही बिसात, यही इसी को शतरंज का खिलाड़ी कहते हैं। यही बिसात, ऐसी बिसात बिछाई कि अपने ही पैदल सैनिक से उनका वजीर मर रहा है। समझ रहे आप? पैदल जो है वजीर को मार सकता है, वजीर पैदल को नहीं मार सकता, ये शतरंज का नियम है। और पैदल से वजीर मारा जा रहा है और वजीर खड़ा अगर तमाशा देख रहा है कि हो क्या रहा है, ये हम भेजे थे काहे लिए, तुम कर क्या रहे हो। और उसके बाद अब सीरिया तो हो गया, 20 जनवरी तक वेट कीजिए। 20 जनवरी के बाद या तो फिलिस्तीन राष्ट्र बनेगा, नहीं तो सभी लोग जॉर्डन में इकट्ठा होंगे और जॉर्डन से पैदल लोग तेल अवीव तक जाएंगे और वहां फिलिस्तीन का झंडा फहराएंगे। नेतन्याहू को गिरफ्तार करके इसी सीरिया में या ईरान में ले जाएंगे। अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। कल फजील साहब बहुत बड़ी खबर दबाई गई और वो ये खबर थी कि एक बार फिर तमाम जो आईडीएफ के फोर्स के बड़े वो थे अधिकारी, उन्होंने जाकर के अदालत से कहा, जो तिल अवीव की अदालत है, कि नेतन्याहू को अदालत में पेश होने से बरी किया जाए, उन्हें जो है इससे दूर रखा जाए। लेकिन अदालत ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, उन्हें तो पेश होना ही है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि नेतन्याहू देखिए कुछ भी कर ले, 300 सीरिया पे मिसाइल मार दें, जो भी है वहां पे मार दे, कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे लग रहा है जो उनका इंटरनल गुनाह है, जो उन्होंने इजराइल के साथ किया, जो लूटपाट की है, उससे वो बरी नहीं हो पाएंगे। उसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो अनफिट करार दिए जाएंगे, वो डिसमिस किए जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इक्तदार में आने से पहले ये काम हो जाएगा। वो खबर दबाई जा रही, क्या लग रहा है जो फजील साहब, ये ग्रेटर इजराइल की बात चला दी गई, ये कह दिया गया कि ईरान कमजोर हो गया और उधर रूस बड़ा कमजोर हो गया इसकी वजह से। मतलब क्या ऐसा हो गया कि ईरान अचानक कमजोर हो गया, जो न्यूक्लियर पावर बन गया है? हा? वो न्यूक्लियर जो बम बना रहा है वहां पे, वो अचानक कैसे कमजोर हो गया? हा? क्या सप्लाई लाइन सिर्फ जो है सीरिया ही है, कोई और सप्लाई लाइन नहीं? मतलब ये क्यों इस तरह की खबरें बताई जा रही? क्या ये इसलिए ताकि ये दुनिया के सामने पेश किया जा सके कि जो इन्हें नाकामी मिली है फिलिस्तीन और खास तौर से रेड सी में हौती ने मार भगाया अमेरिका को, वहां से नहीं रुकने दिया उनके जहाज रानी को, तो क्या अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये अफरा तफरी और इस तरह खबरें चलाई जा रही? फजील साहब, सिर्फ अमेरिका नहीं,
पूरे यूरोपीय यूनियन के जिसके जिसके पर शक है कि ये इजराइल को मदद कर रहे हैं, उनका एक भी जहाज नहीं जा रहा है। वो अफ्रीका होके जा रहा है घूम करके, और उसकी वजह से 2.5 महीने ज्यादा समय लग रहा है, खर्चा ज्यादा आ रहा है, डीजल ज्यादा जल रहा है, और वो बहुत बड़ी समस्या है इन लोग के लिए। खैर वो बात तो चलिए, अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असली बात जो है कि नेतन्याहू इसीलिए तो परेशान है ना। नेतन्याहू को एक इन्होंने जुडिशरी बिल लाया था, उस जुडिशरी बिल के चलते पूरा इनका जजेस इनके खिलाफ हो गए। और इनको देखिए, ये लोग दुनिया में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते थे, सबको बताते थे कि लोकतंत्र क्या है, और खुद मुकदमे से भाग रहे। अमेरिका के बाइडेन साहब ने तो अपने लड़के पर से मुकदमा ही वापस ले लिया। लोकतंत्र है कहां? ये तो लोकतंत्र के निकाब में जो है एनार्की चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। जो पावर में आ जा रहा है वो विपक्ष को तो ऐसा दबा रहा है जिसे वो चाहता ही नहीं कि विपक्ष रहे। और लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र कहीं नहीं है। जहां पे मुकदमे अपने वापस ले लिए जाएं, वो कहां लोकतंत्र? आप अदालत को तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे। ये लोकतंत्र नहीं है, ये सब ताकत से दबा रहे सबको, और चाह रहे कि दबा करके कुछ साल हम निकाल लें। लेकिन दुनिया एक करवट ले रही है, पूरी दुनिया। मैं सिर्फ किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं।